अब लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट तक कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है और दोनों के सिग्निफिकेंस क्या है। आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस, और इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। देखें, जो भी मैंने लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस का मतलब होता है जिस भी वैल्यू पे हमने परचेज किया है वो वैल्यू, जिस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं या फिर जो भी उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। मैंने एक मशीनरी परचेज की है 10 लाख की, या फिर मशीनरी की आज वैल्यू 10 लाख है, तो उसे बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सिंपल भाषा में बताऊं तो ग्रॉस और नेट में अंतर ये है, जिस वैल्यू पे मैं परचेज करूंगा वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने आज मशीनरी परचेज की है 10 लाख की, 1 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू गिर गई है 9 लाख रुपए तक। मतलब मशीन की वैल्यू अब हो गई है 9 लाख 1 साल के बाद। अब 9 लाख क्यों रह गई है? क्योंकि हमने पहली बात मशीनरी यूज की है, समय भी गुजर चुका है 1 साल, और कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में 1 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स मार्केट में अवेलेबल होंगी। 3 कंपोनेंट मैंने डिस्कस किए। नंबर 1 था कि मैंने मशीन यूज की है, मैंने यूज करने के बाद टाइम भी निकल चुका है, टाइम पासेस, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी पुरानी हो चुकी है। आज नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स मार्केट में है, जो टेक्नोलॉजी वो पुरानी हो चुकी है, तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू गिरनी है, सिंपल सी बात। तो मशीन की वैल्यू जितनी गिरेगी उस पार्ट को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। जिस वैल्यू पे मैंने परचेज किया था वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और जिस वैल्यू पर उस मशीन की वैल्यू गिरने के बाद है, जो वैल्यू गिरने के बाद है मतलब 9 लाख रुपए, उसे बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। वापस मैंने एक मशीन परचेज की है 10 लाख रुपए में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। 10 लाख रुपए में से 1 साल के बाद उसकी 1 लाख रुपए वैल्यू गिर गई, तो गिरी हुई वैल्यू को बोलेंगे डेप्रिसिएशन, जो 1 लाख रुपए गिरी है। और 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यदि मुझे निकालना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। यदि मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये बात क्लियर है? अब देखें डेफिनेशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी वैल्यू या वह वैल्यू जो एक मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हुई है, या फिर एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी वैल्यू की मशीन्स इस साल बनी है उसे बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। या फिर मैं आसान भाषा में बोलूं, ऐसी वैल्यू या ऐसी कॉस्ट जिस पर मैंने एक मशीन परचेज की है उसे बोलूंगा मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने कुछ मशीन्स परचेज की होंगी, कुछ मशीन्स मेरी पुरानी वाली बेकार हो गई होंगी, उनकी जगह मैंने नई खरीदी होंगी, तो उसे बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इस कंप्लीट अमाउंट को बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने इस साल 10 लाख रुपए की मशीन्स खरीदी हैं, उसे या तो मैं बोल लूँ ग्रॉस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या फिर बोल सकता हूँ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब एक इकोनॉमी के अंदर कितने अमाउंट की मशीन्स बनाई गई हैं या फिर खरीदी गई हैं उसे बोलेंगे ग्रॉस फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। केवल एसेट में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, केवल एसेट में। ऐसा नहीं हम किसी और भी, हमने इन्वेंट्री परचेज किया हम उसे भी इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भी डाउट रहेंगे वो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल समझते चलें। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन, जो भी एसेट की वैल्यू होगी डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद उसे बोलेंगे। जिनकी प्रॉब्लम है वो हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब वैल्यू एसेट की वैल्यू डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद उसे बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन, जिसका दूसरा नाम है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये नाम काम आएंगे आगे जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे,
उस चैप्टर में काम आएंगे। अब बात करें तीसरी डेफिनेशन डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन क्या है? डेप्रीसिएशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, नंबर 1, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, नंबर 2 यूज ऑफ द एसेट, और नंबर 3 ऑब्सोलेसेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। डेप्रीसिएशन का मतलब एसेट की वैल्यू में गिरावट, या तो वो समय गुजरने की वजह से है, या फिर एसेट यूज करने की वजह से है, या फिर टेक्नोलॉजी में, तकनीक में पुराना हो जाने की वजह से है। आज तकनीक कोई और है, 1 साल के बाद कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो उसे बोलेंगे उस कंपोनेंट को जितना भी अमाउंट करेगा डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये बात याद रखेंगे, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड क्या है? पहले मैं एग्जांपल लूं। सपोज आज मैंने एक मशीन परचेज की है 10 लाख रुपए की। आज मैंने एक मशीन परचेज की है 10 लाख रुपए की, जिसकी लाइफ 10 साल है। लाइफ है 10 साल। इसका मतलब यह मशीन केवल 10 साल तक काम देगी और 10 साल के बाद मशीन हो जाएगी बेकार। हमें एक नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी 10 साल के बाद, यदि हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है तो। आज एक मशीन मैंने परचेज की है, वैल्यू 10 लाख है, लाइफ 10 साल है। यदि मैं 10 साल के बाद प्रोडक्शन कंटिन्यू करता हूं तो वापस एक नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी। अब 10 साल के बाद मुझे इकट्ठा एक साथ 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए मैं क्या करता हूं, हर साल 1-1 लाख रुपए का रिजर्व, रिजर्व मतलब 1-1 लाख रुपए जोड़ता हुआ चलता हूं। मैं हर साल 1-1 लाख रुपए जोड़ता हुआ चलूंगा, ताकि 10 साल के बाद मेरे हो जाएंगे टोटल 10 लाख, और उसके बाद में वापस एक नई मशीन परचेज कर लूंगा। तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन, डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड इज प्रिपेयर्ड टू मीट आउट कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन नियर फ्यूचर। भविष्य में जो भी हमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मीट आउट करनी है, ताकि हमें एक साथ पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा हम धीरे धीरे करके इकट्ठा करेंगे, उसे बोलेंगे डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। ताकि 10 साल या फिर एक फिक्स टेन्योर के बाद हमें पैसे की जरूरत पड़े और उस पैसे से हम नई मशीन परचेज कर लें। दिस फंड इज ड्यू टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यह फंड हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एसेट की वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती जा रही है over a period. The amount of fund will be accumulating over the year just equals to the amount of depreciation. हम कितना फंड बनाएंगे, जितनी भी मशीन की वैल्यू गिरेगी उतने अमाउंट का हम हर साल फंड बनाते हुए जाएंगे। जितनी वैल्यू गिरेगी मशीन की उतने अमाउंट का। एग्जाम्पल, यदि एक मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख है और लाइफ 10 साल है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दूसरा ले लिया नीचे, जो याद रखें तो ये मिटा रहा हूँ। एक मशीन की लाइफ 10 साल है और कॉस्ट 1 लाख है, तो इसका मतलब हर साल उसकी 10-10 हजार रुपए की वैल्यू गिरेगी। ये 10 हजार रुपए आई कैसे? 1 लाख में मैंने डिवाइड कर दिया 10 का। मशीन की हर साल वैल्यू गिरेगी 10-10 हजार रुपए से, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर को हर साल 10-10 हजार रुपए का डीआरएफ बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एक ऐसा बॉक्स जिसमें हर साल 10-10 हजार रुपए जमा कराने पड़ेंगे, ताकि 10 साल के बाद वापस 1 लाख रुपए हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब बात करें इसकी, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब हमारा जो अनुमान है कि हाँ वैल्यू गिरेगी भविष्य में। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है कि वैल्यू गिरेगी। अब गिरेगी क्यों? क्योंकि हम मशीन यूज कर रहे हैं। मशीन के यूज करने की वजह से या फिर मशीनरी पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसे बोला गया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्योंकि समय गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और वह मशीन हम यूज कर रहे हैं, उसे बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब यह अमाउंट मीट आउट कहां से करेंगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के। जितना भी हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाएंगे वहां से ये अमाउंट मीट आउट करेंगे। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है वो है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमारी एसेट की वैल्यू गिर जाती है। अब गिरती क्यों है? अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से। अनएक्सपेक्टेड रीजन मतलब अर्थक्वेक आ गया, या फिर फ्लड, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। कुछ ऐसे रीजन की वजह से हमारी मशीन्स या फिर बिल्डिंग को काफी लॉस होता है, जिसे नाम दिया गया है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का।
अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल लॉस, इसका दूसरा नाम, या फिर यह कैपिटल लॉस का पार्ट है, विच मीन्स डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा की वजह से जो भी एसेट की वैल्यू गिरेगी उसे नाम दिया गया है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या फिर कैपिटल लॉस। और ये मैनेज कहां से करेंगे, यहाँ पे टी एच दी है, ये द वैल्यू ऑफ दिस विल बी मैनेज थ्रू द इंश्योरेंस। अब ऐसी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से हम मीट आउट करने के लिए बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी फैक्ट्री का, मशीन्स का, ताकि कोई नेचुरल कैलेमिटी आए उससे हम मीट आउट कर सकें। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। पहला डिफरेंस कि दोनों का मतलब ही वैल्यू गिरना है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एसेट यूज कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड में वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को मीट आउट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाएंगे, जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस से मीट आउट करने के लिए मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा, ताकि कुछ लॉस भी होता है तो बीमा कंपनी उतना पैसा मुझे दे दे। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का दूसरा नाम डेप्रिसिएशन, अनएक्सपेक्टेड का कैपिटल लॉस। ये था अपना टॉपिक पूरा इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने डिस्कस किया फिक्स इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के अलावा डेप्रिसिएशन, और चौथा नंबर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और आखिरी कैपिटल लॉस। इसके बाद आज का आखिरी टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। स्टॉक मींस, अब स्टॉक का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले वैल्यू, वैल्यू किसकी, एक वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब कोई भी कंपोनेंट हो, जो हम मेजर कब करेंगे, हम मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर। फॉर एग्जांपल, आज मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, जब भी मैं डेट वाइज बात करूंगा, एक पर्टिकुलर डेट पे बात करूंगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूंगा, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जांपल, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट्स एंड पॉपुलेशन। फ्लो कॉन्सेप्ट मींस वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे हमने नाम दिया गया है फ्लो कॉन्सेप्ट का। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले एक साल में कितना पैसा कमाया है, एक पर्टिकुलर ईयर का टाइम आ गया कि पिछला एक साल, मैंने पिछले एक साल में कितनी इंटरेस्ट अर्न की है, मैंने पिछले एक साल में कितना खर्चा किया है। जब भी कोई भी वैल्यू मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के बेसिस पर, वो अपना फ्लो कॉन्सेप्ट है। और जब भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित डेट पर, तो वो अपना माना जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक और कवर कर लें आज, फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब जो फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है, मैंने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जैसे इकोनॉमी तीन टाइप, इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी। वैसे ही यहाँ पर एक इकोनॉमी चार सेक्टर में डिवाइड है। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट, और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। या मैं कह सकता हूं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर वाले पार्ट हैं। ये हर सेक्टर में, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी हो, हर सेक्टर में ये चारों सेक्टर पाए जाएंगे। हाउस होल्ड की बात करें, हाउस होल्ड का मतलब ऐसा सेक्टर्स जिसमें सारे कंज्यूमर्स इंक्लूड होंगे, और जो कंज्यूमर्स ओनर हैं या फिर रियल ओनर हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब एक ऐसा सेक्टर जहां पर कंज्यूमर्स होंगे जो गुड्स कंज्यूम करते हैं या फिर सर्विसेज रिसीव करते हैं, वो हाउस होल्ड सेक्टर में इंक्लूड होंगे। और जो वास्तव में ओनर हैं, हु आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं, जो जमीन के मालिक हैं या फिर जो लेबर्स है, वो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आएगी। या फिर जिन लोगों के पास पैसा है, जो
इंटरेस्ट अर्न करने के लिए प्रोड्यूसर्स को पैसा दे रहे हैं, या फिर जो भी मैनेजर हैं या फिर जो भी मैनेजर काम कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो सभी हाउस होल्ड सेक्टर्स में आएंगे। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब दोज हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, एंड वी कैन से दोज पर्सन्स हु आर दी ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड की इनकम कहां से होगी? हाउस होल्ड की इनकम होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जरिए। जो भी जमीन खाली है वो किराए पर दे देंगे ताकि रेंट आए, या फिर जो लेबर है, लेबर कहीं और काम करेगी ताकि वो वेजेस अर्न कर सके। यदि पैसा लोगों के पास ज्यादा है तो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को लोन दें ताकि वहां से इंटरेस्ट जनरेट हो। यदि कुछ लोग मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट हो। ये हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम। हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा कहाँ करेगा? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी को परचेज करने में हाउस होल्ड करेगा खर्चा। प्रोड्यूसर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहां पर जितने भी प्रोड्यूसिंग फर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं जितनी भी फर्म, वो आएंगी प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर। प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब दैट सेक्टर विच कंसिस्ट एंटायर प्रोड्यूसिंग फर्म, और जो कि एंगेज हैं, विच एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सारी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर इनकम कहां से जनरेट करेगा? इनकम जनरेट करेगा माल बेचकर, गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर। खर्चा कहाँ करेगा? जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्हें बोरो किए हैं उनका पेमेंट करने में। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट की सारी एंटिटी आ जाएंगी। आईआरसीटीसी है, इंडियन रेलवे, या फिर राजस्थान रोडवेज, जितनी भी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं प्रॉफिट वाली एंड नॉन प्रॉफिट वाली, सारी जो सोशल वेलफेयर कर रही हैं या फिर जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रही हैं या फिर जो पैसा कमाने के लिए काम कर रही हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में सारी एंटिटीज आ जाएंगी, चाहे वो अंडरटेकिंग हो या फिर एजेंसीज हो जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी हो या फिर वो जितने भी ऑर्फनेज है गवर्नमेंट के या फिर ट्रस्ट है गवर्नमेंट के जो चल रहे हैं। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर नंबर 4, ऐसा सेक्टर जो एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर। इसका मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो इंपोर्ट हो या वो एक्सपोर्ट हो, वे सारी एक्टिविटीज जिन जिन कंट्रीज से होंगी उन्हें बोलेंगे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इंडिया के बाहर जितने भी सेक्टर्स हैं, इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, वो सभी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की कैटेगरी के अंदर आएंगे। वापस सेक्टर 4 कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर 1 हाउस होल्ड। हाउस होल्ड इनकम कहां से जनरेट करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। खर्चा कहां करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में। नंबर 2 प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सेक्टर कहां से इनकम अर्न करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर इनकम अर्न करेगा माल बेचकर, गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर। खर्चा कहां करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करने में, गवर्नमेंट को टैक्सेस पेड करने में। गवर्नमेंट इनकम कहां से अर्न करेगी? गवर्नमेंट की तो जितनी भी एंटिटीज हैं वो प्रॉफिट अर्न करेंगी, आईआरसीटीसी है, राजस्थान रोडवेज है, या फिर टैक्सेस कलेक्शन करेंगे अलग अलग एंटिटीज से। और खर्चा कहां करेंगे? सोशल वेलफेयर में। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड इनकम कहां से अर्न करेगी? इंडिया के अंदर माल बेचकर। खर्चा कहां करेगी? इंडिया के अंदर यदि इनने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोरो किए तो वहां पेमेंट करेगी, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगी। ये थे 4 सेक्टर। एक बात याद रखनी है नोट के रूप में, दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे सेक्टर्स काम करेंगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, उसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारे सेक्टर्स काम करेंगे उसे बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जहां पर केवल एक्सटर्नल सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर्स काम करेंगे उसे बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। या फिर मैं कह सकता हूं दैट इकोनॉमी इन विच ऑल दी सेक्टर्स ऑपरेट, along with this foreign sectors are also invited to conduct their activities, that is known as open economy. And when foreign sectors is prohibited to dealing with anybody else, that is known as external sector, sorry, that is known as closed economy। यही टॉपिक था आज का, बाकी डिस्कस करेंगे कल।